गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। 1 मिनट का समय मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा। यदि जो भी विद्यार्थी अभी शुरुआत करने जा रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय न्यूनतम अधिकतम 50% अप टू 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन पर। आरंभ बैच के माध्यम से भी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर इस बैच में हैं। प्रतिज्ञा बैच के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी ऑफलाइन कवर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का है। और साथ ही साथ 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन है। आर्टिकुलेट मैगजीन आपके पास है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप कंप्लीट प्रिपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। सी सेट की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम एक्सक्लूसिव बैच लेकर आ चुके हैं। यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो बातचीत हुई सी सेट का बदलता पैटर्न और सही रणनीति पर, कल से पहला क्लास शुरू होगा जिसमें प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको मिलेगी। पहले तो केस स्टडी का मतलब क्या होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आपको एग्जाम्पल देने चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, केस स्टडी होता है कि भाई उस पूरे घटनाक्रम में हमने क्या सीखा। तो केस स्टडी में आपको पूरी परिस्थितियां बताई जाएगी, कंडीशंस बताई जाएगी। साथ ही साथ केस स्टडी का मेन मकसद है आप उसके 3 डायमेंशन को समझ सके। पहला, कौन कौन उसमें प्रभावित हो रहा है। जैसे कि आपके सामने कोई मुद्दा रखा गया तो आपको उसमें देखना है कि इसका प्रभाव किन किन लोगों पर पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी पर पड़ेगा, नागरिकों पर पड़ेगा, विद्यार्थी पर पड़ेगा, महिलाओं पर पड़ेगा, बुजुर्गों पर पड़ेगा, सीनियर पर पड़ने वाला है, आपके सहपाठी पर पड़ने वाला है। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है। दूसरा, उसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। लेकिन हर संभावित समाधान में 2 पहलुओं पर गौर करेंगे। अगर उस सॉल्यूशन को हम अपनाते हैं तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आपके तर्क क्या हैं, उसमें से किसी को वरीयता देने के पीछे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम माता जी और पत्नी जी का उदाहरण लेते हैं तो क्या कहते हैं, ये कुछ भी ज्यादा जरूरी क्या है, तर्क। लेकिन मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते, उसमें आपने ऑप्शन ए चुना पहली वरीयता में, तो आपको तर्क देना पड़ेगा ना कि आपने बाकी 3 को पहली प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। तो पहला तो होता है प्रभावित होने वाले कारक या जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, संभावित सॉल्यूशन, और तीसरा होता है प्रायोरिटीज। आप किन बेसिस पर वरीयताओं को चुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी भी हमें केस स्टडी में जब भी कोई निर्णय लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो आप ऐसे डिसीजन को प्रेफर करिए जो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, मृदु होंगे। वे कैसे होंगे, परमानेंट होंगे, स्थायी होंगे, और वे ऐसे होंगे जो समस्या की मूल को समाप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स सच सोल्यूशन विच रिजॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, अगर आप ऐसे निर्णय नहीं चुन पा रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि उस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। मैं उदाहरण सहित कुछ बातें बताते चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में एसपी के पद पर है या डीएसपी के पद पर है, वहां की बड़ी संख्या में लोग सरकार की नीतियों से नाखुश है और आए दिन वहां पर आंदोलन, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार या फिर कई प्रकार की चीजें होती रहती है। जब आपको उस जिले में कार्यभार दिया गया तो आपको पता चला कि यहां पर बहुत ज्यादा सरकार विरोधी तत्व उपस्थित है और जो हमेशा ही कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं। आप ड्यूटी के दौरान देखते हैं
एक वहां का लोकल नेता बड़ी क्षमता और पूरी ताकत के साथ उस जिले में विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, एक तरीके से रैली निकाल रहा है। आपको पता है कि उस समय काफी संवेदनशील माहौल इसलिए है क्योंकि कई धर्मों के कार्यक्रम भी उस समय चल रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो हमेशा याद रखेंगे कि कठोर कदम हमारी प्रायोरिटीज, क्योंकि हम अंग्रेज, भाई जो लोग आंदोलन कर रहे, रैली कर रहे, वे भी भारतीय हैं। जो धार्मिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, वो भी उनका अपना सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप पहला निर्णय लेंगे कि जो भी उनकी नाराजगी है, जो भी सरकार के खिलाफ है, हम उनसे कहेंगे कि भाई आप अपनी सरकार के खिलाफ जो भी पाते हैं आप मीडिया के सामने बता दीजिए, आप अपनी रोष को व्यक्त कर दीजिए, लेकिन दिन प्रतिदिन आप आंदोलन, रैलियां मत निकालिए। हम आपको एक पर्टिकुलर दिन दे देते हैं, सप्ताह का कोई समय दे देते हैं, जिस समय आप अपना रोष शांतिपूर्वक रैली के रूप में निकाले, क्योंकि लोकतंत्र में रैली और विरोध प्रदर्शनों को नकारा नहीं जा सकता। अगर आप इनका विरोध कर रहे हो और आप कहेंगे कि नहीं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए या ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र में लोगों के विरोध को दबा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई धार्मिक रैलियां हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई करेंगे कि जिधर से इनकी रैली जाए उधर से धार्मिक चीजें ना पहुंचे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, तो किसी लाली ने अच्छा उत्तर लिखा था कि राजस्थान या कहां का, यूपी का बिजनौर का मामला था कि अलग अलग धर्म के लोग जो चाह रहे थे कि नहीं हमें तो इसी टाइम पर उसी गली से जाएंगे, और दो धर्म के कार्यक्रम थे, तो प्रशासन ने कहा भाई हम आपके उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते, हमारा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है, आप बताइए हमें आपके कार्यक्रम में भी आना है और वहां सुरक्षा भी करनी है। वहां जाएंगे तो वहां भी यही कहेंगे हमें आपके कार्यक्रम में भाग लेना और उधर सुरक्षा करनी है। क्या आप हमारे लिए इतना नहीं करेंगे कि हमारे पुलिस वाले आपके कार्यक्रम में भाग लें? तो स्थिति को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप दोनों धर्म के एक साथ अगर चीजें चल रही है कि एक ही टाइम पर दोनों को अपनी रैलियां निकालनी है, तो आप कहिए कि दोनों के रास्ते और दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो ज्यादा रहे, पर कहेंगे कि नहीं हमें इसी रास्ते से जाना है, टाइमिंग का चेंज किया जाए। टाइमिंग जो जिस तरीके से समय निर्धारित है उसके अनुसार सारी बातों को डिसाइड किया जाए। तो निर्णय जब भी आप लेंगे केस स्टडी में, तो सबसे पहले आप अपने निर्णयों में यह जरूर ध्यान देंगे कि निर्णय कठोर, क्योंकि अगर निर्णयों में कठोरता आई इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव छवि की ओर जाएगा, और इससे परीक्षक जानेगा कि ये शक्ति को प्राप्त करके केवल और केवल विनाश लाएगा, इसलिए नंबरों में कटौती शुरू हो जाती है। दूसरा, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति है जिनको हम कहते हैं कि अनफेवरेबल सिचुएशन है या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, किसी प्रकार का डिजास्टर आ चुका है, कोई आपदा आ चुकी है। अब ऐसी आपदा की परिस्थिति में जब भी आपको निर्णय लेने होंगे तो थोड़े से तीव्र होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। हां, ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हम कहेंगे कि आप पहले विकल्प के रूप में एक कठोर विकल्प को, एक हार्ड डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते। मतलब कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर आपको लगता है कि आपने सारे कदम उठा ले, लेकिन व्यक्ति संतुलित और नियंत्रित होने को तैयार नहीं है। जब आपको लगता हो कि आपके पास अगर इस समय कठोर निर्णय नहीं लिया तो स्थितियां और भी भयानक हो सकती है। जैसे मणिपुर हिंसा ले लीजिए, ठीक है, आपने शुरुआती तौर पर समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन उधर से और इधर से दोनों ही जगह से बड़ी संख्या में जो युवा है वो सुनने को तैयार नहीं है। तो आपने बहुत कठोरता के साथ दोनों ही दलों को दूर और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम और जीवन यापन रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे गिरफ्तारियां, जैसे भीड़ को बिखेरना, जैसे आंसू के गोले,
या जैसे जंतर मंतर पर बैठी हुई भीड़ को तितर बितर करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां ज्यादा और ऐसी हो जाएगी जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो जब आपको लगेगा कि स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं, ये भयानक हो सकती हैं, पर किसी भी हाल में आप ऐसे निर्णय मत चुनिए जो परमानेंट कठोरता को दर्शा रहे हो, जैसे बुलडोजर चलाना। आप किसी भी तरीके से, आपको अगर लग रहा है कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, तो आप नियमों के पालन के लिए सारी कार्रवाई करवाइए। और ऐसा नहीं कि आज अचानक ही नियमों की याद आ रही है, सारी चीजों पर गौर किया जाए। दूसरी बात है, जैसे अभी एक घटना सामने आई थी या एमपी वाले व्यक्ति की, पुत्र विसर्जन वाली, जब उनके घर को तोड़ा गया तो उनके रिश्तेदार या उनके माता पिता रोने लग गए। अब देखो यहां एक बड़ी चीज है, जिस व्यक्ति ने कृत्य किया वो घर का मेंबर है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने हत्या की और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप माता पिता भाई बहन उनको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे? क्या उन्हें मृत्युदंड देंगे? तो फिर ये निर्णय कैसे हो सकता है कि उसके अपराध के लिए आप घर तोड़वा रहे हैं? वो घर उसने बनाया कि नहीं, ये कैसे पता चला आपको? वो संपत्ति उसके नाम पर है भी या नहीं, ये भी तो जांचना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक व्यक्ति के निर्णय के कारण पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार का तंत्र के खिलाफ या फिर पूरे सिस्टम में अविश्वास पैदा होगा। तो ज्यादा जरूरी है कि हमें दंडित, अगर मतलब पहले तो कहते थे कि अपराधी से नफरत मत करो, अपराध से करो, अब तो यह कहना पड़ेगा केवल अपराधी से नफरत करो, उसके रिश्तेदारों से ना करो। तब ये भयानक चीज हो रही है। मुझे बताओ, ओसामा बिन लादेन आज मार दिए गए और उनके बेटे अमेरिका में भी है और सुकून से जी रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि वहां की सरकार ने कहा इनके ओसामा बिन लादेन की बेटी है, पहले इनको जेल में डालो? क्योंकि अगर हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो इस भारतवर्ष में ही जेलों में जगह नहीं मिलेगी। इतने अपराधी भारतवर्ष में हैं, अगर हम बातचीत कर ले कि उनका अगर 1% भी अगर है तो परिवारों के साथ जोड़कर 8% हो जाएंगे, 9% हो जाएंगे। फिर क्या हम सबको गिरफ्तार करके बैठेंगे? और मुझे बताओ, भारतीय रिश्तेदारी में इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे आपने बेटे की बात कही और माता पिता और भाई बहन को नुकसान पहुंचाए, फिर जो माता जिस परिवार से आई उनके भाई बहन भी आ जाएंगे। एक समय के बाद सारे लोग अंदर रहेंगे, बस पूछा जाएगा भाई तुम कैसे? तो मेरे फूफा के भाई का, बेटे का, चाचा का, मामा का कोई रिश्तेदार था। क्योंकि कनेक्शन तो आपसे जुड़ी गए ना। फिर माता जी प्रभावित हुए तो फिर माता के रिश्तेदार, पिताजी प्रभावित हुए तो पिता के रिश्तेदार। कनेक्शन खत्म थोड़ी होने वाला है कभी। फिर आप इसको कहां एंड करोगे? आप इसका निर्धारण कहां तक ले जाओगे? ये सोचना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप केस स्टडी में निर्णय लेंगे तो कठोरता का विकल्प सबसे अंत में चुना जाए। कठोरता कहां पर अपनाई जानी चाहिए? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ गई है, हमें कोई निर्णय लेना पड़ रहा है, अर्थक्वेक, भूकंप की स्थिति है, कहीं पर दंगे हो गए हैं, कहीं पर हिंसा, वायलेंस हो रहा है, कहीं पर अदर प्रकार की कोई प्रॉब्लम, जैसे कोरोना के समय लोग मान ही नहीं रहे थे। थाली बजाने के लिए कहा तो रैली लेकर आ गए थाली बजाने के लिए। पता था ना कोरोना में थाली बजाने का संडे का कार्यक्रम था, तो लोगों से कहा था अपनी छत से थालियां बजाकर एक दूसरे को संबोधित करें और उत्साहवर्धन करें कि अभी हम जिंदा हैं। तो इंदौर के नागरिक बड़ी संख्या में रैली लेकर आ गए थाली बजाने की, और वो थाली बजाकर रैली के द्वारा कार्यक्रम पूरा किया। इंदौर फिर उसके बाद कोरोना की सबसे भयानक चपेट में आए। अब उस थाली बजाने में दो भी अगर पेशेंट होंगे तो उन्होंने, और हम काम कर रहे किसी तरीके से, लोग मान नहीं रहे, गाड़ियां मतलब चला रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितना संभव हो जहां हो वही रहे। पर लोग कुछ दिल है कि मानता नहीं, कुछ लोग उसमें भी उन्मादी निकल गए थे। फिर जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो उसमें कुछ लोग कहते कि मैंने यूपीएससी की मेंस लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। निश्चित ही आपको कठोरता के लिए कुछ मापदंड रखने पड़ेंगे। जहां पर भी अगर हम बातचीत करते हैं केस स्टडी में,
मामले की संवेदनशीलता के साथ आपको यहां क्या दिखाना है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी दिखनी चाहिए। इसी प्रकार की केस स्टडी में हम जानना चाहते कि आप कितना उनके मुद्दों को समझ पाते, जैसे सहानुभूति और करुणा, सिंपैथी और इम्पैथी। देखो, सहानुभूति का मतलब होता है किसी के दुख में शामिल होना। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमार है तो आप उसके प्रति क्या व्यक्त करेंगे? सहानुभूति। अगर किसी प्रकार से मान लीजिए किसी का घटनाक्रम के कारण हाथ फ्रैक्चर हो गया तो आप क्या व्यक्त करेंगे? सहानुभूति। लेकिन मणिपुर हिंसा में आप जिन महिलाओं के साथ सहानुभूति नहीं व्यक्त कर सकते। आपको यह फील करना होगा कि यह कृत्य न केवल बहुत भयानक रूप से गलत है, बल्कि आप उनके साथ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं, जिसको हम कहेंगे इम्पैथी। यहां पर इम्पैथी का मतलब रहेगा कि आपको उनके कंधे से कंधा मिलाकर आपको कहना है कि मैं भी आपके साथ इस घटना की न केवल निंदा करती हूं, बल्कि रिक्वेस्ट करती हूं कि उन्हें दंडित किया जाए। तो जब कोई बीमार होता है, जब कोई तकलीफ में होता है, जब मान लीजिए कोई यूपीएससी पास नहीं कर पाया प्री, तो मेरा कर्तव्य क्या है? सहानुभूति का। लेकिन मैंने जब सीसेट का पेपर एक्सप्लेन किया तो मैं एम्पैथी के मोड में था, सिंपैथी के मोड में नहीं था, क्योंकि वो एक प्रकार का इनजस्टिस था, वो एक प्रकार का अन्याय था। तो अन्याय में आप सहानुभूति ना बताएं, आप अन्याय में करुणा लाए। अन्याय में आप ये बताएं कि इस अन्याय के खिलाफ हम आपके साथ हैं और जो पीड़ा आपको हो रही है उस पीड़ा को हम महसूस कर पा रहे हैं। तब हम कहेंगे कि हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो कहां इंपैथी की जरूरत है, कहां सिंपैथी की जरूरत है, कहां इमोशनल, कहां पर आपको यह दिखाना है कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, कहां आपको यह दिखाना है कि आप शर्म से दुखी हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आपको दुख, उत्साह, सभी चीजों को दिखाना होगा, लेकिन वह किस तरीके से उपयोग करना है उस पर भी आपके मन में चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, धैर्य, समय पाबंद, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, ये सारे शब्द पढ़े हैं, ये यहां यूज करने हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ साथ हमने सबसे पहली यूनिट में पढ़ा था कि किस तरीके से हम नैतिकता और नैतिक मूल्यों की बातचीत करते हैं। समाज का क्या रोल होता है, परिवार का क्या रोल होता है, शिक्षा का क्या रोल होता है, वो सारी चीजें हमें इसमें यूज करनी है। तो आप लिख सकते हैं थ्योरी में तेजी से कुछ पॉइंट। केस स्टडी के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्न बातें ध्यान देनी चाहिए। Whenever we solve the case study in ethics, we focus on the following points. केस स्टडी के प्रश्नों को हल करते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, समस्याओं के समाधान कठोर ना हो। डोंट यूज द हार्ड डिसीजन टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। समस्याओं के समाधान के कठोर निर्णय न लिए जाए। विकल्पहीनता की स्थिति में कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। इन द ऑप्शनलेस सिचुएशन वी कैन टेकन हार्ड डिसीजन। विकल्पहीनता की स्थिति कठोर निर्णय जा सकते हैं। आपदा या प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय तत्काल
परिणाम लाने वाले हो इन द सिचुएशन ऑफ डिजास्टर और इन अनफेवरेबल सिचुएशन, आपदा या प्रतिकूल स्थिति में निर्णय तत्काल परिणाम देने वाले हो, द डिजास्टर एंड इन अनफेवरेबल सिचुएशन वी टेक दोज डिसीजन विच गिव क्विक रिस्पॉन्स। चौथा, केस स्टडी में सभी प्रभावित होने वाले प्रतिभागियों को पहचाना जाए। Whenever we solve the case study, that times identify all participants which affect by this case स्टडी को हल करते समय सभी प्रतिभागियों को पहचाना जाए। आप हल करने से पहले हमेशा सोचे 1-2 मिनट कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। शामिल का मतलब फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला जो भी है, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा, और फिर आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी, यदि हम निर्णयों में वरीयता चुनते हैं, इफ वी डिसाइड प्रायोरिटी इन मेनी ऑप्शंस, यदि हम निर्णयों में वरीयता चुनते हैं, तब हमारे तर्क उस वरीयता का निर्णय लेंगे। देन आवर आर्ग्यूमेंट डिसाइडेड द प्रायोरिटीज, तब हमारे तर्क वरीयता का निर्णय लेंगे। फिर अगला, केस स्टडी में सभी प्रकार के विकल्पों पर सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया जाए। इन द केस स्टडी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। इस स्टडी में सभी प्रकार के विकल्पों पर नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल बुरा है, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप उस ऑप्शन के न चुनने के विकल्पों को भी समझाएंगे कि हम विकल्प सी को इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि विकल्प सी के चुनने पर इस प्रकार की नैतिक समस्याएं आ सकती। अब यहां एक बड़ा मुद्दा है कि प्रायोरिटीज किस चीज की चुनी जाती है, कि भाई प्रायोरिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो मनुष्य का जीवन, जहां मनुष्य के जीवन की बात आएगी वहां सबसे बड़ी प्रायोरिटीज रहेगी। जहां जीवन मरण का प्रश्न आएगा वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होती। अगर ऐसा कोई नहीं है तो जहां मनुष्य के अधिकारों की बात आएगी, ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, वो हमारी प्रायोरिटीज है। लेकिन यदि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हो, पहली प्रायोरिटीज पर्यावरणीय, दूसरी प्रायोरिटीज सामाजिक और तीसरी प्रायोरिटीज आर्थिक। ये बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, इसमें पहली प्रायोरिटी, फिर यदि इस प्रकार की जगह पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो, सबसे पहले सामाजिक, फिर उसके बाद राजनीतिक, क्योंकि वह समानता की शक्ति है। आर्थिक पहलू मनुष्य का कृत्रिम रूप है, पैसा प्रकृति ने नहीं दी, और राजनीतिक सत्ता मनुष्य की निर्मित ही है। कई सारे चिंतक इसे प्राकृतिक भी मानते। और जब आप सामाजिक रूप में जीवन यापन करेंगे तो राजनीति की तो
चर्चाएं रहेगी। आर्थिक पहलू हमारे लिए सबसे अंतिम होता है, पर लोग जब भी सोचते तो सबसे पहले क्या सोचने लग जाते हैं? आर्थिक। यूपीएससी की तैयारी में आपने सबसे पहले क्या सोचा है? आपने आर्थिक ही सोचा है सबसे पहले, भाई एक बड़ी नौकरी है, 1.5 लाख 1 लाख की सैलरी है, यही सोचा ना? वो तो ठीक है, पावर, प्रतिष्ठा। अब जैसे सेवा भाव, अगर मैंने कहा कि भाई एटीट्यूड अगर सेवा भाव वाला है तो मैं कहूंगा बहुत स्वागत है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कितने लोग सेवा भाव का एटीट्यूड लेकर आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि फिर भी आप प्रायोरिटीज को रखेंगे इस सीक्वेंस में कि हम समझ सके कि आप तार्किकताओं का भी उपयोग करते हैं। बाकी उतनी जगह छोड़ दीजिएगा जो बच गई है, हम उसमें भी और कुछ थ्योरी जोड़ते जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी में कुछ बातें और सामने आएगी। बिल्कुल, वो इसलिए उन्होंने कहा है, उसका कारण है क्योंकि वो सरकार को दायित्व दे रहे हैं। वास्तविक रूप में उद्देशिका का उद्देश्य इस संविधान को लागू करने वाली वो शक्तिशाली संस्था है जिसके पास राजनीतिक शक्ति है। हम उस व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं जहां पर उस व्यक्ति के पास अभी विकल्प नहीं हो, बस प्रायोरिटीज में लगा हुआ है। जब आप संविधान में लिखेंगे तो राजनीति को पहली प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं? तब आर्थिक को ही देंगे ना, क्योंकि संविधान में आप सरकार को उसको उद्देशिका के रूप में दे रहे हैं कि संविधान को जो लागू करवा रहे हैं वे लोग क्या क्या करवाएंगे, न्यायपालिका का दायित्व क्या है, एग्जीक्यूटिव का दायित्व क्या है, वहां पर उन्होंने पहले देना चाहिए कभी भी आर्थिक। यहां एक और बड़ी चीज, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जहां पर, जैसे केस है कि किसी दूर दराज का क्षेत्र है जहां पानी की बहुत कमी है, किल्लत है, और आपको वहां पानी की व्यवस्था के लिए एक तरीके से नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। आपने पानी की व्यवस्था के लिए तालाब निर्माण किया है, उस तालाब के रखरखाव से लेकर कई सारे कदम आप वहां पर उठाएंगे। अब उस तालाब से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप क्या अपनाएंगे? ऑप्शन ए, सभी को पानी मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सभी के जीवन में पानी जैसी मूल्यवान और भी कोई चीज नहीं है। पानी से भी कोई मूल्यवान हो सकता है? आप बिना पैसों के, बिना शक्ति के, बिना खाने के कई दिन निकाल भी सकते, पर बिना पानी के कुछ दिन में स्थितियां है ना कुछ। तो इसलिए आप सभी को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, आप अमीर लोगों से कीमत वसूल करेंगे और गरीब लोगों को मुफ्त में उपलब्ध। आप सभी से एक समान कीमत वसूल करेंगे, क्योंकि यहां पर पानी जैसा संसाधन सभी के लिए कीमती था। आप गरीब को कम कीमत पर और अमीर को अधिक कीमत पर पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कीमत सभी से वसूल। तो प्रायोरिटीज यहां पर बतानी है। सबसे बेस्ट डी क्यों? हो सकता है उसका वह दुरुपयोग या मिसयूज करने लग जाए, ज्यादा मात्रा में यूज कर ले, तो ऑब्वियसली उससे क्या रहेगा भाई, कम कीमत। भले ही एक लीटर अगर हम अमीर व्यक्ति से 2 रुपए ले रहे हैं तो वहां पर मात्र 20 पैसे रखिए, 10 पैसे रखिए, लेकिन कोई कीमत रहेगी तो वह इस बात को समझेंगे कि उनका आर्थिक दबाव बढ़ेगा। या जैसे दिल्ली वाला प्लानिंग, 170 लीटर तक यूज करेंगे तो 0, 171 हुआ कि पूरे 171 का पैसा लेंगे, ये भी एक ठीक है। जैसे भाई अगर आप 40 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम 0 रुपए में दे देंगे। लेकिन 41 यूनिट हुआ, पूरा 41 का, दिल्ली का पता है ना। अब वैसे तो मुझे लगता नहीं, अब आते हैं कम, आ गए हैं नहीं। पहले हम, जैसे मैंने तो 1.5 साल तक जहां मैं रहता था तो घर खाली था 1.5 साल तक, कोरोना में तो 0 बिल आया 1.5 साल। 0 मतलब बहुत बड़ी बात है कि 1.5 साल तक बिजली बिल नहीं भरना पड़ा। अब लेकिन मैंने देखा कि अभी बिल आ ही रहा है,
₹240 भी बिल आने लगा है। नहीं तो पहले बिल 1700-1800 आता था, नहीं तो जीरो आता था, और 240-320 ऐसे नहीं आते थे। तो शायद अब उन्होंने एक शर्त उसमें डाल दी थी, नहीं, उन्होंने एक नीचे भी लिख दिया था कि यदि आप हमारी इस सुविधा से जुड़ना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए, मिस कॉल दे दीजिए, नहीं तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो शायद कुछ लोगों ने त्याग दी होगी। तो पहला तो डी चुनेंगे। डी के बाद ए में था सबको फ्री, बी में था अमीर से पैसा गरीब को फ्री, सी में था सबसे एक जैसी कीमत, बी, बी के बाद सी, और सी के बाद ए। क्योंकि संसाधन वो भी कोई साधारण नहीं, और उस जगह पर जहां पानी की ऑलरेडी कमी है तो हमें वहां पर बेहतर तरीके से प्रबंधन करते आना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहला केस स्टडी लेकर आते हैं। 2019, आप एक लोक सेवक है जो ऐसे प्रदेश में तैनात है जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जीत कर आया शराब बंद हो जाएगी राज्य। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए? सरकार मतलब केंद्र सरकार को, जो अधिकतर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद या इच्छा का मामला माना जाता हो। भाई एक प्रकार से पीना नहीं पीना, अगर ऐसा सब कुछ सरकार ही डिसाइड करेगी तो कल के दिन तो सरकार ये भी तय कर लेगी कि अब खाना आप 3 टाइम नहीं मात्र 1 टाइम खाओगे। कल के दिन सरकार कहेगी कि अब पानी हर एक घर में केवल 3 लीटर पहुंचेगा। तो इस तरीके से तो व्यक्ति की निजता का, आप कल के दिन ये भी कह देंगे कि विवाह की जो बातचीत हुई है सरकार जिनसे कहेगी जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे उसी में विवाह करने होंगे। अगर कोई अलग से विवाह कार्यक्रम में मिला तो उसको 1.5 साल की सजा दे देंगे। तो इस तरीके से आप व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, कल के दिन आपने कह देना चाय बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बुरी है पीना, टमाटर 250 रुपए किलो हो रहे हैं जिसके कारण समस्याएं स्वास्थ्य में आ रही हैं। कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने टमाटर की कमियों को भी बता दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार प्रतिबंध लगा दे, टमाटर दिखा गिरफ्तार कर लीजिए और उसको 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाइए ताकि वो जिंदगी में कभी टमाटर खरीदने लायक ना रहे। तो कहने का अभिप्राय, अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो निजता का हनन होगा। अधिकतर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद इच्छा का मामला माना जाता हो, तर्क संगत रूप से समीक्षा कीजिए। अब सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों में क्या पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात है कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है। पहले तो सरकार भी नवनिर्वाचित है, दूसरी जनता, तीसरा आर्थिक रूप भी तो है, राजस्व, वेन्यू की बातचीत, और चौथा नैतिक मुद्दा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कोई भी समस्या को सुनते ही पहले आप ये सोचिए कि इसमें क्या लोग प्रभावित हो, मुद्दे कौन से हैं, लोग कौन से। ये रही ये बातें। और अल्कोहल की बिक्री में जो टैक्स होता है वो केवल राज्य सरकार का ही थोड़ी है, पर भी तो गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव के समय घोषणा की थी। क्या उस समय वो किसी पद पर थे? समय उन्होंने जो बातें, भाई बातें तो कई सारी होती है चुनाव में, 15 लाख की भी बात हुई थी, कई सारी और चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन घोषणाओं को आप संवैधानिक रूप से तभी लागू कर पाएंगे जब उनकी अपनी एक संवैधानिक आधार होगा। अल्कोहल की बिक्री बुरी है कि अल्कोहल के प्रभाव बुरे हैं? ठीक है,
सबसे पहले आपका काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई बैन लगाना हो, पहले लोगों के अंदर बैन के प्रति अवेयरनेस आनी चाहिए। आप पहले क्या कदम उठाइए, पूरे राज्य भर में सरकार के द्वारा एल्कोहल पीने के बुरे प्रभावों की न केवल जोर से प्रचार किया जाए, जोर शोर से, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो कि दुनिया में, भारत में जाने माने हैं और वे कभी अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को दिखाया जाए। इससे लोगों के अंदर मैसेज जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात का, समस्या का समाधान मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अल्कोहल बिक्री का प्रतिबंध या अल्कोहल बिक्री को रोकने से समस्या का हल नहीं होगा। भाई, जिन लोगों को एक प्रकार से लत हो जाती है, आपको क्या लगता है वो जब तर जाती होगी तो उनका मन नहीं करता होगा कि नहीं यार अब हम नहीं पिएंगे। कल कीचड़ में, नाले में गिर गया था, पता नहीं मैंने कितना कीचड़ अंदर ले लिया था, तो वो तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन आप भी जानते हैं कि वह कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आता है कि नहीं, वापिस जाओ, ग्रहण करके आओ, उतनी विल पावर नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस सब तरीके के सवाल को इस प्रकार से हल करेंगे। उपयुक्त मामले के मूल प्रश्न क्या क्या है? क्या शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है? ये अब हम सोच रहे हैं, इतना ही सवाल यूपीएससी पीसीएस का ये ऐसा दिया है, फिर हम कहेंगे भी इसमें मूल प्रश्न क्या क्या है। क्या प्रतिबंध पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है? शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के क्या प्रभाव होंगे? यदि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो क्या परिणाम होंगे और सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए? क्या शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है? तो हम पहला निर्णय तर्क देंगे कि भाई उन्होंने घोषणा में कहा था और सरकार ने अभी लागू करवाया है। अगर सरकार इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जगह लोगों की इच्छा से लागू करती है तो लागू होना चाहिए, क्योंकि तंत्र में लोगों की इच्छा का ही तो तंत्र है, जहां लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। पर यदि लोग इसका विरोध कर रहे हो तो वहां लोगों को अवेयर किया जाए, प्रतिबंध के विकल्प की जगह पर लोगों को उसके बुरे प्रभावों को समझाया जाए, जागरूक किया जाए और उस समय इस प्रकार के निर्णयों से बचा जाए जहां पर किसी चीज को ऊपर से थोपने जैसा लागू होगा। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य नहीं है, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया, किंतु शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से अधिक महत्वपूर्ण इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। स्वेच्छा से लोगों द्वारा इसका परित्याग किया जाए। शराब के परित्याग से होने वाले सकारात्मक लाभों के प्रति लोगों को, यद्यपि मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लेख था, किंतु उस समय यह निर्णय एक विशेष राजनीतिक दल अथवा चुनावी उम्मीदवार के रूप में था। अब यह सरकार का निर्णय है, अतः इस प्रसंग में इसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है कि क्या राज्य में इस प्रकार के निर्णय से होने वाले जो प्रभाव हैं हम उसको हल कर पाएंगे या नहीं। तो पहला सवाल अनिवार्यता पर है, हम उसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के क्या क्या प्रभाव होंगे? तो सबसे पहले तो राजस्व वाला प्रभाव आएगा, जहां राजस्व में तेजी से कमी आएगी। अगर राजस्व में कमी आई तो क्या सरकार ने इसका कोई विकल्प ढूंढा है कि नहीं? क्योंकि अगर राजस्व में कमी आई तो सरकार के कौन से काम रुक जाएंगे। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक मैसेज आया था कोरोना के दौर में कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति पूरे अर्थव्यवस्था के लिए श्राप होता है और एक अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब क्या कहेंगे हम इसको, वरदान होता है। देखो, साइकिल चलाएगा तो CO2 एमिशन
नहीं करेगा। साइकिल चलाएगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साइकिल चलाएगा तो ऐसी परिस्थिति में वह जो भी बाकी चीजें होती है जैसे पेट्रोल, डीजल, उसकी बाइक, कार, बाकी चीजें वो नहीं करेगा। अब सोचो कि इस प्रकार से सभी लोग साइकिल चलाने लग गए तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? अच्छा, लोगों को फेफड़ों की बीमारियां, इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर। जब अस्पताल और डॉक्टरों में लोग नहीं आएंगे तो इसका असर किस पर पड़ेगा? फार्मास्यूटिकल कंपनी पर। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेलिंग कम होगी तो उनके जो भी मजदूर थे, जो भी काम करने वाले लोग थे, सबकी नौकरियां संकट में आ जाएगी। दूसरा, वह व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है वो गाड़ियां खरीदना बंद हो जाएगी तो बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कंजम्पशन पेट्रोल और डीजल का कम हो जाएगा तो सरकार की एक्साइज ड्यूटी और बाकी कमाई रुक जाएगी। तीसरा, अगर साइकिल ही चलाना है तो सड़कों के निर्माण और सड़कें जल्दी खराब नहीं होगी तो उसके निर्माण में होने वाले सारे कार्यक्रम भी नहीं हो पाएंगे। फाइनली पूरे तौर पर अर्थव्यवस्था साइकिल जैसे धीमी। लेकिन एक अल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो स्वयं सारा का सारा विष ग्रहण कर रहा है। दूसरा, वह उसके साथ एक्साइज ड्यूटी बड़ी संख्या में दे रहा है। अब जब वो एक्साइज ड्यूटी देगा तो पैसा किसके पास आएगा? सरकार इससे पेंशन योजना, किसान कल्याण योजना, मनरेगा योजना, इससे उद्योग और बाकी चीजें स्टैब्लिश करेगी जिससे देश में विकास और उत्पादन के कार्य बढ़ेंगे, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार की जो इंजन है वो ट्रिपल इंजन के रूप में चलता रहेगा। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? तर्क देखो, तर्क समझ में आ रहे हैं? इस तरीके से व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है कि आपको कहेगा कि हां इन चीजों पर हमने गौर किया ही नहीं। तो यहां पर भी आपको वैसे तर्क देखने। अब जैसे दूसरा मुद्दा है, इसमें मनुष्य खत्म हो जाने वाला है। एल्कोहल में डायरेक्ट मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, व्यक्ति धीमे धीमे मरता है। भाई धीमे धीमे, ज्यादा टाइम जीकर जनसंख्या बढ़ रही है, वो तो ये भी तर्क दे देगा। अब इस पर आते हैं, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव राज्य के राजस्व पर, क्योंकि शराब पर लगने वाला जो भी सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स था, अतः इससे सरकार की आय में कमी हो सकती है, जिसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? लोक कल्याणकारी योजनाओं पर। समाज के ऐसे वर्ग में सरकार के प्रति असंतुष्टि की भावना जो शराब का सेवन करते हैं। हालांकि सरकार बहुमत में, जिसका अर्थ है कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध के प्रति लोगों का समर्थन, क्योंकि लोगों ने जिताया है उन्हें, इसका मतलब लोग उस बात को स्वीकार कर रहे थे। किंतु केवल शराब बिक्री पर प्रतिबंध के आधार पर सरकार को बहुमत नहीं मिला होगा। हो सकता है कई और मुद्दे भी होंगे जिसके कारण लोगों ने उन्हें सुना होगा। हाँ, उसमें एक मुद्दा शराब बिक्री का भी था। अन्य मुद्दे भी अवश्य ही होंगे जिन पर लोगों ने राजनीतिक दल विशेष के प्रति अपना समर्थन जताया। सरकार बनने का यह अर्थ नहीं कि केवल उसी वर्ग अथवा विचारधारा का समर्थन किया जाए जिससे सरकार बहुमत में आई हो, अपितु सरकार का अर्थ समाज के उस वर्ग का कल्याण भी, जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को चुनावी प्रक्रिया के दौरान समर्थन नहीं दिया। भाई सरकार किसी एक व्यक्ति की, मेरी और आपकी अलग अलग नहीं है। राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि कहने का अभिप्राय यह है क्योंकि सरकार भले ही किसी पार्टी के रूप में चुनी जाती है, लेकिन जब वो पद ग्रहण करती है तब वो पार्टी की नहीं, देश की हो जाती है, पूरे नागरिक समाज की हो जाती है, नागरिकों की हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि शराब पीना व्यक्ति का निजी मामला है जिससे हस्तक्षेप करने का राज्य को अधिकार नहीं है, तो मतलब दूसरे में प्रभाव यह पड़ेगा कि आप अगर देख सकते हैं कि शराब प्रतिबंध के प्रभाव राजस्व पर पहला मुद्दा, नागरिकों के निजी अधिकारों पर दूसरा मुद्दा, और तीसरा
क्या इससे समाज में या नागरिकों में असंतोष तो पैदा नहीं होगा? यदि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो संभवतः एक वर्ग विशेष में सरकार के प्रति, भाई जिन्होंने चुना वो तो कहेंगे कि सरकार ने हमें क्या दिया, धोखा दिया। ये भी पहलू। हम किसी प्रकार की सरकार का समर्थन और विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि क्या बता रहे हैं उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते। किंतु यह विश्वास सरकार से अधिक एक राजनीतिक दल और गठबंधन के प्रति होगा। मतलब नागरिक जनरली सरकार से नाराज नहीं होंगे बल्कि उस पार्टी से नाराज होंगे जिन्होंने वादा किया था, क्योंकि ऐसी घोषणा सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व एक राजनीतिक दल के तौर पर हुई थी। सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो अंतिम समाधान क्या कहेंगे हम लोग? सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता अभियान। कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर प्रतिबंध शुरू किया जाए और होने वाले राजस्व की कमी के विकल्प दे जाए। लोगों के खुद के द्वारा ही इस प्रकार की चीजों का त्याग करने पर, मान लीजिए कि देश में या किसी जगह पर 10 में से 9 लोगों ने त्याग कर लिया, हम एक व्यक्ति पर तो प्रतिबंध लगा सकते, क्योंकि जहां सबका भला है वहां एक व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने से कोई नैतिक मुद्दे प्रभावित नहीं होते हैं। सरकार को पहले यह आकलन करना चाहिए कि राजस्व का कितने प्रतिशत भाग शराब पर कर के रूप में प्राप्त होता है, यह कि राज्य में शराब की बिक्री का स्तर अथवा मात्रा कितनी है। उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए जहां शराब की बिक्री, वहां मार्केटिंग और अवेयरनेस। साथ ही यह भी आकलन करना चाहिए कि इस प्रकार के क्षेत्रों में अपराध और घरेलू हिंसा के मामलों का स्तर, अब हो सकता है कि वहां शराब की बिक्री ज्यादा है लेकिन घरेलू हिंसा वहां नहीं है। इसका मतलब वहां के लोगों का हिंसा का और शराब का कोई संबंध, लेकिन जहां ज्यादा और ये भी कनेक्शन सीधा दिख रहा है वहां बैन लगाई। तो अब आपको यहां कनेक्ट करते आना चाहिए था, घरेलू हिंसा जैसा नैतिक मुद्दा भी यहां हम जोड़ सकते थे। इसके बाद सरकार को संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जहां शराब की बिक्री अधिक हो रही है वहां इस प्रकार की दुकानों की संख्या में पहले क्या करें, पहले दुकानों को कम करें, फिर दुकानों को बंद करें। डायरेक्ट सारी दुकानें बंद कर देंगे तो रोजगार जो लोग इससे जुड़े हुए थे पर भी तो सवाल खड़ा होगा। शिफ्ट करने का मौका दीजिए। जैसे मान लीजिए संख्याएं कम हुई तो वहां के कुछ लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे, अब वो दूसरी जगह काम करना शुरू करेंगे। अब कुछ दुकानें बच गई, अब आप उनको भी शिफ्ट कर सकते, लेकिन एक ही दिन शटर डाल दिए तो सारे लोगों को एक दिन में तो रोजगार, तो उतना आपका अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो एब्जॉर्ब कर सके इन लोगों, तो एक प्रकार से इस बेरोजगारी को भी संभाल सके, जबकि ऑलरेडी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही। तो हम ये कहने का चाह रहे हैं कि जब भी आपके सामने ऐसे मसले आए तो ऐसे सारे डायमेंशन में चीजों को जरूर सॉल्व करें। शराब पर लगने वाले कर की मात्रा वृद्धि करते हुए कीमतें बढ़ाई जा सकती है। एक समाधान ये भी क्या हो सकता है, बहुत महंगी कर डालो, जो 100 रुपए का था वो 800 रुपए का कर डालो। अब व्यक्ति क्या होगा, जो पहले 200 रुपए की पीता था अब वह 200 की पिएगा, लेकिन मात्रा अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। तो शराब पीना अपने आप क्या हो जाएगा, भी तो एक अच्छा विकल्प है। इसमें कमाई भी हो गई, बैन भी लग गया। तो कहते ना एक तीर से 2 निशाने, लाठी भी, मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। इतनी महंगी कर डालो कि लोग खरीद ना सके। लोगों को शराब पीने के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा सके। और सरकार जवाब देगी ना, भाई हमने बैन नहीं लगा पाए क्योंकि हमारी कई मजबूरियां थी, लेकिन हमने शराब एक बोतल पर एक फ्री नहीं बांट दी, बल्कि एक बोतल की कीमत अब 3 बोतल के बराबर। हमारी दिल्ली सरकार ने क्या अद्भुत काम किया था, एक बोतल पे एक फ्री करवा दिया। लोग लाइनों में खड़े रहने लग गए, दिल्ली से लोग जाने लगे थे बाहर ले जाकर, मतलब क्योंकि यहां पर एक पॉलिसी आ गई थी। अब वो वैसे बंद कर दी गई लेकिन खतरनाक थी वो, मतलब एक तरीके से नशेड़ी बनाना चाह रहे लोगों को आप। जो लोग ऐसी लाए चीजों को, तो पहले समाज में अवेयरनेस आनी चाहिए। नागरिक इतने संतुलित होने चाहिए। जैसे फ्रांस में या जर्मनी में या यूरोप में अधिकतर लोग अल्कोहल अपने घर में रखते हैं हमेशा ही, पर वे लोग हमारे जैसे चाय जैसे हम पीते ना आधा कप,
चुस्की लेते हुए, वैसे वो चुस्की लेते हुए पीते। हमारे यहाँ के लोग चाय की चुस्की लेते और उसे पानी जैसा पीते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये चीज क्या है। तो वे लोग अपने अपने अनुसार मेच्योरिटी आ चुके, तो परिपक्वताएं जहां हो, जहां लोग समझदार हो, चीजें जानते हो, वहां उस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जा सकती। उन राज्यों के संबंध में अध्ययन करना चाहिए जहां शराब बिक्री की गई, शराब बिक्री बंद की गई है, मतलब, और सरकार उस निर्णय का राजस्व के साथ ही सरकार की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध अवैध और नकली शराब के विक्रय के रूप में परिणाम प्राप्त हो सकते, जिसका स्पष्ट उदाहरण बिहार और अभी गुजरात में भी सामने आया था। दोनों में ही प्रतिबंध है, पूरी तरह से बैन है, लेकिन बिहार में हर जगह अल्कोहल मिल जाती है। और ऐसे उसमें डर क्या है कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, आप पता नहीं कर सकते। और जैसे जहां पर वैलिड है वहां पर एक प्रकार से जो दुकान है वो जिम्मेदार रहेगा कि इस दुकान से खरीदी गई थी। यहां तो दुकानदार ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहेगा मेरी तो कोई दुकान ही नहीं और मैं तो कभी बेचता ही नहीं, मुझे नहीं पता ये व्यक्ति मेरा नाम क्यों ले रहा है। बताओ कोई सबूत हो कि मैंने तुम्हें कागज दिया था, कुछ दिया था। इस वाले जानते सब हैं, लेकिन कोर्ट में तो सबूत लगेंगे ना, क्या पेश करेंगे। तो इससे तो परिस्थितियां और ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले क्या चेक करिए, जिन राज्यों ने बैन लगाया उनकी स्थिति कैसी है। अब आपको ट्राई करना है, पहले पढ़ लीजिए। क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करिए और पाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फिजिकल नोट्स और बहुत कुछ। ये बैच बिगिनर और एडवांस दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आप अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या अपने कंसेप्ट को और बेहतर मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। हम यकीन करते हैं कि प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है और इसलिए हम मॉक टेस्ट रेगुलर कंडक्ट करते हैं ताकि आपको असली एग्जाम के जैसा अनुभव मिल सके। हमारा स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव और अप टू डेट है, जिससे आप अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आज ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैच इनरोल करें और खुद को इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेहतर मौका दे हमारे साथ। लेट्स क्रैक इट। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पूरा केस, एक आध केस तो लिखना पड़ेगा, बड़ा क्यों ना हो। एक केस तो पूरा समझकर लिखना पड़ेगा ताकि रिवीजन में आइडिया रहे। पहला वाला लिखना है या फिर ये वाला? इजी है, कर लेंगे ना इसको। पहले इसको देख लीजिए, लिख लेंगे भले। ये इंग्लिश मीडियम वाले फोटो खींच लीजिए, पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले फोटो खींच लीजिए ताकि आप भी लिख सके थे। आपकी नियुक्ति कृषि विकास अधिकारी के रूप में एक पिछड़े जिले के सुदूर ब्लॉक में होती है। कृषि विकास अधिकारी, इस क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ है, फिर भी पुरानी कृषि तकनीक के उपयोग के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन औसत से काफी कम है। आप अपने क्षेत्र के पंचायत प्रमुखों से मिलते हैं तथा नवीन कृषि तकनीक के प्रसार के संबंध में सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। यद्यपि वे इन योजनाओं के प्रति बहुत उत्साहित नहीं दिखते, तथापि सहयोग का पूरा आश्वासन देते हैं। मतलब वो सुन रहे बस आपकी बातों को, लेकिन उनकी कोई रुचि नहीं है। जब आप क्षेत्र के किसान से मिलते हैं तो वे इन नई कृषि विधियों, तकनीकों को लेकर पूर्णतः उदासीन दिखते हैं। साथ ही कई लोग पुरानी कृषि विधियों के प्रति रूढ़िवादी रुख प्रकट करते हैं।
अधिकांश लोगों का मानना है कि वे उनके पूर्वज हमेशा से खेती किसानी करते रहे हैं, इसलिए उन्हें खेती के तरीके सिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग नहीं होते हैं, अपना ज्ञान अपने घर रखिए, हम जानते हैं हमें क्या करना है। जब आप अपने सीनियर और अन्य सहयोगी से बात करते तो वे आपको अनावश्यक तनाव न लेने और ब्लॉक स्थित दफ्तर में बैठकर मजे लेने की सलाह देते हैं। लिखिए तेजी से। सीनियर से कहा कि किसान सुनने को तैयार नहीं। सीनियर ने कहा क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, पिछले वाले भी आए थे और मैंने यही बात समझाई थी कि अपने घर पर आराम से खाना पीना खाएं, सरकार सैलरी दे रही है, कोई टेंशन ना ले, वो किसान सुधरेंगे नहीं। के बाद 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वो तीनों प्रश्न भी मैं रखूंगा। लिख लो तीनों लाल लालियो इंग्लिश वाले को। क्यों अभी नहीं, फोटो नहीं खींचा? कैमरे के कारण क्या हो रहा है? अरे हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे तो आगे से खींच लो। ये यूपीएससी का ही है। तब बैठकर मौज लेने की सलाह, मजे नहीं बोलते, मौज में थोड़ा सा बिगाड़ दिया, मजे नहीं होते, मौज। तो कह रहे कि अपने दफ्तर बैठो, आराम करो, और क्या है, तुम्हारी तो उल्टी लॉटरी निकल गई।
प्रश्न समझ में आ गए ना सभी के? तीन पार्टी है, पार्टी से मतलब इसमें इंजीनियर, आप और किसान। देख लिया? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उक्त परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और प्रत्येक के गुण दोषों की जांच क्या क्या आप कर सकते हैं और हर एक निर्णय के पीछे के पॉजिटिव और निगेटिव रीजन बताए। एक एक व्यक्ति लिखने बाद में कौन कौन से विकल्प है। सवाल आप समझे कि नहीं? पहले कौन कौन से विकल्प है तो हम कहेंगे, देखिए सबसे पहला विकल्प है कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात मानकर इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करके शांत बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसे विकल्प को चुनने में यह दोष होगा कि मैं अपने जवाबदेहिता को निभा नहीं पाऊंगा, भले ही मेरा उत्तरदायित्व पूरा हो रहा होगा। साथ ही मेरे भीतर किसी भी प्रकार के कार्य न होने के कारण एक आत्मसंतुष्टि न मिलने का भाव रहेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मानसिक रूप से शांति की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा यदि मैं इस पहले विकल्प को चुनता। बात समझ में आई कि विकल्प कैसे चुने जाने हैं। दूसरा विकल्प, मैं इस समस्या के हेर फेर या झगड़े में नहीं पड़ता हूं, मैं अपना ट्रांसफर करवा लेता हूं। इसी तरीके से दूसरी प्रकार की मतलब मान लीजिए कि पहुंच का उपयोग करके या अपनी कार्य क्षमताओं को दर्शाते हुए। लेकिन यदि मैं इस प्रकार का विकल्प या इस प्रकार का निर्णय लेता हूं तो यह पुनः मेरी जवाबदेहिता के लिए प्रश्न चिन्ह होगा और यह माना जाएगा कि मैं कार्यों को पूर्ण नहीं करता बल्कि उनसे बचता हूं, भागता हूं। इसके कारण कहीं न कहीं पुनः मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। साथ ही नए स्थान पर भी यदि यह समस्या बरकरार रही तो मैं कहां कहां ट्रांसफर कर पाऊंगा, यह कहीं न कहीं मेरा गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया होगा। निश्चित ही यहां की समस्या का एक अल्पकालिक समाधान मुझे मिल जाएगा। और तीसरा विकल्प, मैं अपनी जवाबदेहिता को स्वीकार करते हुए किसानों के मानसिक स्तर में परिवर्तन लाने के लिए ठोस कदम उठाऊंगा। इस तीसरे विकल्प के गुण ये हैं कि मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा, किसानों से बातचीत करूंगा और उन्हें इसके लिए बार बार प्रेरित करूंगा कि दुनिया या मेथड्स जो कृषि पद्धति से जुड़ी हैं वह बदल चुकी है। उनके सामने कुछ नजदीक के किसानों के उदाहरण लाऊंगा, उन्हें अपने कृषि उत्पाद में परिवर्तन किया है। साथ ही मैं उनको इस प्रकार के निर्णय लेने में सरकार की मंशा, सरकार की इच्छा को भी व्यक्त कराऊंगा।
यदि किसान में कुछ किसान मेरे साथ तैयार हो जाते हैं, मैं उन पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित करवाऊंगा ताकि बाकी किसान भी मोटिवेट हो सके। का परिणाम होगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करूंगा। मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी, मुझे कई चीजें नए तरीके से सीखने को मिल पाएगी और मैं अपने करियर के साथ साथ अपने कार्य के प्रति संतुष्टि का भाव निर्मित कर पाऊंगा। क्या अभी कोई और विकल्प आपको लग रहा हो? लग रहा है कि सर ये भी कर सकते। कहने का मतलब है कि जब ऐसा प्रश्न आता है ना आपके दिमाग में कि विकल्प, तो पहले आप विकल्प खुद बताइए कि देखिए, मतलब इसमें ऑप्शन बता रहा है यूपीएससी, क्या कह रहा है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, दो ऑप्शन खराब बताइए, लेकिन उन ऑप्शनों को एक्सप्लेन भी तो करिए कि ऑप्शन गलत है, इस कारण से गलत है, उसके पीछे का रीजन ये होगा। और फिर एक तीसरा ऑप्शन दे दीजिए कि तीसरा विकल्प ये रहेगा जो अच्छा होगा। तो आप डायरेक्ट बता रहे थे। अब आप जब डायरेक्ट एक ही विकल्प बता देंगे कि मैं किसानों के अवेयरनेस और उसकी मानसिकता में परिवर्तन लाऊंगा, तो इसका मतलब कि आप रटी रटाई बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सारे विकल्पों को उस व्यक्ति को समझाओगे तो चेक करने वाला कहेगा कि व्यक्ति के बुरे और अच्छे हर परिणामों से परिपक्व है, वो जानता है कि मेरे हर निर्णय के क्या प्रभाव होंगे। भाई अच्छी बातें तो हर कोई लिख देगा ना, पर क्या किसी ने सोचा कि ट्रांसफर के बाद अगर मैं ट्रांसफर का विकल्प चुनता हूं या मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं तो उसके कारण मैं अपने आप को क्यों दोषी मान रहा हूं, ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को यह लगे कि आपके अंदर नैतिकता के, नीति शास्त्र के सभी गुण है। अगर आप एक पक्षीय, बस जैसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ी कि चार विकल्प में एक चुनिए और बताइए क्यों, आपको खुद बताने हैं, बताइए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो पहला प्रश्न आपके पास था, युक्त परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, प्रत्येक के गुण दोषों की जांच कीजिए। तो पहले इस प्रश्न को लिखिए, मैं इसका उत्तर लिखवा देता हूं। और देखो हिंट देती रहती यूपीएससी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए। तो तीसरा विकल्प क्या रहेगा हमारा? और जब वो एग्जामिनर खुद आपसे पूछ रहा है कि मेरिट और डीमेरिट, गुण और दोष, तो ये मत सोचिए कि सर ये क्यों कह रहे हैं आप कि मैं मौज करने लग जाऊंगा। भाई बताओ कि अगर तुमने ऐसा निर्णय लिया तो तुम क्यों दुखी हो, क्या कमियां तुम्हें लग रही है, ताकि परीक्षक ये भी जाने कि व्यक्ति केवल अच्छी चीज ही नहीं जानता, बुरी चीज के प्रभावों से भी वाकिफ। देख लिया केवल प्रश्न पहला, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है। तो पहला विकल्प, अपने वरिष्ठ और सहयोगी अधिकारी की बात को मानकर कार्यालय में ही बैठे रहना, ऐसा लिखेंगे पहला विकल्प। सर समझ पा रहे ना कैसे बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, सिटिंग इन द ऑफिस फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ योर सुपीरियर एंड कलीग्स। पहली बार जब आंसर पढ़ने वाला पढ़ेगा तो उसको भी एक बार आप कहेंगे कि देखो भाई ये कैसे निर्णय चुन रहा है, लेकिन नीचे आप उसको बता रहे हैं इस निर्णय के दोष ये हैं और इसलिए मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करूंगा, भले ये मेरे पास एक विकल्प के रूप में है। अब हम लिखेंगे ये विकल्प गलत, किंतु मैं इस विकल्प का चुनाव नहीं करूंगा क्योंकि लोक सेवक होने के फलस्वरूप गैर जिम्मेदारी पूर्ण कृत्य है। देश की अर्थव्यवस्था में किसान और कृषि की महत्वपूर्ण
स्थिति है, किसानों की आय को दुगना करने का सरकार का लक्ष्य है, तो ये सारी चीजें मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब देखो ये बिंदु अगर आप ध्यान से देखें तो किसानों की आय दोगुना करना करंट अफेयर में और इकोनॉमिकल मुद्दा था, लेकिन आप इसको यहां यूज करके उसको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं केवल एक डायमेंशन नहीं सोचता हूं, मैं सारी चीजों के बारे में सोचकर निर्णय लेता हूं। क्या समाज में किसानों का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, किसानों को जागरूक नहीं करना एक क्या है, अमानवीय कृत्य है। और उससे भी बड़ी चीज है कि इस निर्णय से आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। क्या दूसरा विकल्प अपना ट्रांसफर कहीं 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 और करवा लेना या करवाने का प्रयास करना, इस विकल्पों को भी मैं नहीं चुनूंगा। क्यों नहीं चुनूंगा? क्योंकि ट्रांसफर करवाना समस्या का मूल समाधान नहीं है। तो मूल समस्या है किसानों की मानसिकता को कैसे बदले। देख लिया, इससे न तो किसानों की समस्या का समाधान होगा, न ही मेरे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार के नए गुण शामिल होंगे। मेरी कर्तव्यनिष्ठता की भावना के विपरीत जो निकट भविष्य में मुझे एक अकर्मण्य आत्मविश्वासहीन अधिकारी के रूप में स्थापित, थोड़ा शब्द कठोर उपयोग किए हैं। माई सेंस ऑफ कॉन्सियसनेस विच मे इन द नियर फ्यूचर स्टैब्लिश मी इंडोलेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑफिसर, एक ऐसा अधिकारी जिसको खुद पर या अपने कार्यों पर विश्वास नहीं है, जिसको हम एक तरीके से असफल व्यक्ति कह सकते।
क्या है, और इससे कहीं ना कहीं आप माने जाएंगे कि अपने कार्यों से भागने वाले व्यक्ति हैं। संभवतः अगले स्थान पर भी इस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़े। स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे और मेरे परिवार को भी नई जगह शिफ्ट होने और अनुकूलित होने में समस्याएं आ सकती। मतलब बुरे निर्णय भी आपको लेकर उनके गलत होने के प्रति लिखना होगा, तब जाकर ये माना जाता है कि आप सभी डायमेंशन में चीजें सोच पाते हैं। पीटी और मेंस में यही तो अंतर है। पीटी में केवल सही जवाब की तलाश है और मेंस में गलत को गलत साबित भी करना पड़ता है। देख लिया है। देखो हिंदी इंग्लिश में ये भी एक डिफरेंस देख सकते हैं। पहली 3 लाइनें देखिए हिंदी में और मात्र वहां 2 लाइनों में ही काम आता है, तो इसलिए कई बार हिंदी वाले टाइम ज्यादा ले लेते हैं लिखने में। लेकिन आप सबसे बेस्ट विकल्प क्या चुनेंगे? तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना तथा उन्हें कृषि की नवीन पद्धति के लाभों के बारे में जागरूक करना। यह सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा या सर्वाधिक बेस्ट ऑप्शन होगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन। उपयुक्त, उपयुक्त नहीं, एप्रोप्रिएट। अब ये ऑप्शन क्यों बेहतर होगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि मानसिकताओं को बदलने के लिए आप क्या करेंगे। ये ऑप्शन क्यों उपयुक्त है? क्योंकि मैं अपने उत्तरदायित्व के साथ साथ जवाबदेहिता का भी निर्वहन करूंगा। दूसरा, जो वास्तविक रूप में सरकार का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाएगी। तीसरा, किसानों को ऐसी मानसिकता से मुक्त करना ही मेरे लिए बड़ा दायित्व था। देख लिया इसे। उपयुक्त विकल्प क्यों होगा बेहतर? इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जिससे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। क्या था? यद्यपि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से आमूलचूल परिवर्तन न भी आए, किंतु सीमित सफलता भी मेरे लिए एक
संतुष्टिदायक स्थिति होगी कि मेरे द्वारा कुछ सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में प्रयास किया गया। मतलब आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा आपको ये। अंग्रेजी में रेडिकल की जगह रिमार्केबल भी लिख सकते। अच्छा, क्या से मेरे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और अनुभव में वृद्धि होगी। कर्तव्य पालन की भावना के कारण आत्मसंतोष का अनुभव का निकट भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना समाधान करने और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित लिख चुका। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लोग मना करते हैं कि नहीं हो पाएगा, और अगर उसमें सफलताएं मिलती तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। यह है मेरे द्वारा किसानों की मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, देखो किसान शुरुआत में विरोध करेंगे, मैं कहता हूं महीने भर विरोध करेंगे, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअसली अपनी बातें बनाई रखी, एक भी किसान की मानसिकता बदली और आपने उसके आधार पर उसके उत्पादन में परिवर्तन करके दिखा दिया, तो अगले साल अपने आप ही सारे किसान उस की ओर आकर्षित हो जाएंगे। जैसे अभी मैं बीबीसी में एक न्यूज देख रहा था, हरियाणा में एक रोटी बैंक बनाया गया है, जहां पर स्कूलों से हर स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक एक दो दो रोटी एक्स्ट्रा लाते हैं और उसे स्कूल में एक डब्बे में जमा किया जाता है और फिर उन लोगों तक रोटी पहुंचाई जाती है जिन्हें रोटी नहीं मिलती। और हमेशा किसानों की बात को इसलिए भी समझे, शायद वो क्या बोलना चाह रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव किया हो कि उन्होंने नई तकनीक अपनाई और उनके साथ बुरा हुआ हो। जैसे वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के कारण कई सारी जगह प्रॉब्लम है। जैसे मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं वो क्षेत्र केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून से पहले
प्री मानसून जो आता है उसमें हवाएं बहुत तेज चलती है। और केले की फसल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती। अब सोचो कि वो केले का पेड़ जिसका बस अब किसान को उत्पादन मिलने वाला था, और अब उसको ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक भी थोड़ी सी हवा स्पीड से आई तो पूरे केले के पेड़ गिर जाते। तब उन लोगों ने क्या शुरुआत की है, केले के पेड़ के साथ वह बांस जो होता है उसको चिपका देते। मैंने कहा उससे ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि अगर आप लोग अपने खेत के चारों ओर जो बाउंड्री है वहां पर गन्ने की 3 लेयर, गन्ना हुआ उसकी 3 लेयर 4 लेयर लगा लीजिए। अब उसमें फायदा क्या होगा, गन्ना काफी घना होता है, जड़ें उसकी उतनी मजबूत नहीं है उसकी भी, लेकिन वो हवा को पहली जो हवा की ताकत है, हवा ऊपर से नहीं आती है, हवा तो हमेशा सामने से आएगी ना भैया, इधर से साइड से आ जाएगी, चारों तरफ से लेटरल कहीं से भी आ सकती है। अगर आपने चारों तरफ गन्ने की 3-4 लेयर लगा दी, ठीक है, आपकी फसल थोड़ी सी जो केला है वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपके 1500-1000 पेड़ कम हो जाएंगे, पर 10,000 पेड़ बच जाएंगे ना, क्योंकि हवा किसी भी डायमेंशन से आए वो डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाए। अगर आपने दीवार बनाई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दीवार क्यों नुकसानदायक होगी, बरसात का पानी पूरा जमा हो जाएगा खेत में। अगर आपने कच्ची वॉल बनाई तो एक बार चांसेस ठीक है कि केवल ईंट के ऊपर ईंट रख दी, भी एक अच्छा विकल्प, जिसमें बीच बीच में होल छोड़ दिए ताकि हवा को कम मात्रा में जाने का मौका रहे। तो आपको विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे और इस तरीके की नई चीजों को नहीं अपनाओगे तो इसका परिणाम होगा कि किसी दिन तेज हवाओं के कारण पूरे किसान की फसल चौपट हो जाए। तो विकल्प नए नए लेने पड़ेंगे, तो उनकी बातों को जानना पड़ेगा कि उनकी मेंटालिटी क्या है। किसानों के पक्ष के प्रत्येक बिंदु पर क्रमानुसार मैं अपना पक्ष रखूंगा, उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं किसानों द्वारा उनके ग्राम में ही वार्ता आयोजित करूंगा ताकि उनके समक्ष मेरी एक सकारात्मक छवि और दृष्टिकोण प्रस्तुत हो। उनसे बातचीत करेंगे ना भाई, वो क्यों नहीं चाहते हैं। मैं किसानों के प्रमुख व्यक्ति से व्यक्तिगत तरीके से बात करूंगा, जो लीडर है उनका, उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि इस कार्य में मुझे आसानी हो। साथ ही मैं गांव के कुछ शिक्षित युवाओं की इस संदर्भ में सहायता लूंगा ताकि रूढ़िवादी किसानों को समझाया जा सके। जैसे गांधी जी जब दूसरे देश पढ़ने जा रहे थे तब क्या मान्यता थी, जो समुद्र पार करे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये बताना पड़ेगा कि ऐसी चीजों से कुछ परिवर्तन। इसके अलावा मैं किसी निकटवर्ती गांव का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जहां आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में अगर कोई एक किसान मिल गया जो परिवर्तन लेकर आ चुका है और उनमें से कोई परिचय का निकल गया, तो उनकी मेंटेलिटी को बदलने में सक्षम रहेगा। साथ ही कृषि के पैटर्न में बदलाव को लेकर आए सामाजिक पक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ साथ नई तकनीक के लाभ बताऊंगा। संदेश पहुंचाने के लिए डाक की बजाय मोबाइल फोन का आज हम यूज कर रहे हैं, तो चीजें समय के साथ क्या होती जाती हैं, इससे उनके मानसिक स्तर में परिवर्तन आएंगे। मैं उन किसानों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का भी निर्णय लूंगा जिन्होंने आधुनिक तकनीक के प्रयोग में पहल की हो और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाए। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, उनकी मानसिकता बदलने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे। यहां से लिखना स्टार्ट करिए, पीछे जाते जाएंगे। पुरस्कृत करिए, सम्मानित करिए ताकि लोगों को यह लगे कि अच्छा काम करने पर चीजें बेहतर होती जाती हैं।
यात्रा के अलावा मैं किसी निकटवर्ती गांव का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो कुछ जितना डायमेंशन में आप दे पाएंगे उतना ही आपके नंबर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इस पेपर में पर तो 60 भी आते हैं और केवल 30-35 भी आते हैं। अभी तक के बेस्ट नंबर है इसमें 160 मीडियम में। वो इंग्लिश मीडियम में इसके बेस्ट नंबर 172 है, 170। आप समझ पर एक तरफा है 172, 250 में से समझ रहे हैं आप लोग। 80% 70% तक पहुंच गया व्यक्ति। पेपर 3 में कितनी भी ताकत लगा दो, अभी तक के हाईएस्ट नंबर 119 है। पेपर 3 119 मीडियम में। मतलब अब आप इससे ये आइडिया लगाइए कि इस पेपर में नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। अब जैसे इस प्रकार के सवालों में अगर आपने सच में सही ढंग से लिख दिया तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। यहां नंबर ऐसे नहीं होंगे कि 10 में से 7-8, वो 9.5 तक भी जा सकता है अगर उस लगा कि नहीं भाई सारी चीजें कवर कर दी। लीडर से बात करिए ताकि लीडर और पढ़े लिखे लोग हैं से बातचीत। हाँ, क्योंकि लीडर की बात है और दूसरे सभी उन लोगों को जोड़ेंगे जो रूढ़िवादिता के खिलाफ हैं। कि आपको काम करने में आसानी होगी। डन। आइए अब एक सवाल आप ट्राई करिएगा इसमें। हाल ही में आपको एक जिले के जिला अधिकारी के क्या गया नियुक्ति के बाद आप पाते हैं कि जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। गांव के बड़े महसूस करते कि इससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और वे घर के सुरक्षित माहौल से बाहर कदम रख रही है। उनका विचार यह है कि लड़कियों की न्यूनतम शिक्षा के बाद जल्दी से उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के बाद लड़कियां नौकरी के लिए भी कंपटीशन कर रही है, जो कि परंपरा से लड़कों का एक्सक्लूसिव एरिया रहा है और इससे बेरोजगार पुरुषों की संख्या बढ़ रही। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान में जो युवा लोग हैं, लड़कियों को शिक्षा, रोजगार, जीवन निर्वाह के अन्य साधन के संबंध में पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। मतलब जो युवा है उनको कोई दिक्कत नहीं है
यह पूरा इलाका इस बात पर वयोवृद्ध और युवाओं के बीच तथा उससे भी आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच विभाजित है। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य निकाय में या व्यस्त चौराहे पर भी इस मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा है। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक अप्रिय घटना घटित हुई है। कुछ लड़कियां जब स्कूल के रास्ते में थी तो उनके साथ छेड़खानी की गई। इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूह के बीच झगड़े हुए और कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। वाद विवाद के बाद बड़े बूढ़ों ने इस लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति न देने और जो परिवार उनके आदेश का पालन नहीं करते ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। प्रश्न है, पीढ़ियों के बीच संबंधों में समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गांव के वयोवृद्धों की पितृतंत्रात्मक अभिवृत्ति का किस प्रकार प्रबंधन करेंगे? देखिए, आपको ही करना है ये। हाँ, मतलब घर पे आपको ही लिखना है पूरी तरह से कि कैसे करोगे। फोटो खींच लीजिए, हमें क्या है उसमें। फोटो खींच लीजिए जैसा आपको लग रहा हो। आप उत्तर मुझे लाएंगे, मतलब उत्तर तो जरूर लिखेंगे। जनरेशन गैप की बातचीत है, पेट्रियार्किकल सोसाइटी की बातचीत है। इन दोनों पहलुओं को आप कैसे मैनेज करेंगे? कल मैं इसका उत्तर भी दूंगा। फिर पहले क्या करेंगे हम ऐसी सिचुएशन में? फिश मीडियम गायब है। बाकी एक छोटा सा सवाल है, ये तो इजी हो जाएगा। आप एक आईपीएस अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ईसीएस। विभिन्न चरणों को पार कर आप साक्षात्कार हेतु अहर हो गए हैं, मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू हेतु जाते समय रास्ते में आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ कहीं जा रहे हैं। अचानक उसे आपके सामने दिल का दौरा पड़ता है और बुजुर्ग की पोती आपसे सहायता की पुकार करती है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करें। मतलब आपको विकल्प देने हैं। पहला, मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा, और तो आपको बताना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बताया। दूसरा, आप उनकी मदद करेंगे, स्वयं अस्पताल ले जाएंगे, उसके लाभ हानि। तीसरा, आप लोगों की भीड़ जुटाकर उन्हें किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाएंगे और स्वयं इंटरव्यू देने निकलेंगे। और चौथा, आप पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करके अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाए। सही नहीं, आपको चारों में बताने ना। अगर आप ये चुनते हैं तो क्यों चुन रहे हैं, क्यों बुरा है या क्यों नहीं चुन रहे हैं। ऐसे 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन मैंने आपके बस बताई है, हिंट दी है। मैं देखूंगा कि आपके तर्क क्या क्या है। हाँ, अब फर्स्ट एड अगर आप देना चाह रहे हैं कि आप वहां पर ही खुद डॉक्टरी का काम शुरू करें और कई गलती से निपट गए तो तुम पर आरोप आएगा कि व्यक्ति को हार्ट अटैक तो कम आया था लेकिन इसने दबा कर मार डाला। तो सावधानी बरतिएगा, नहीं तो उल्टा वो हो जाएगा ना कि ये कहावत है इसमें भी कि आ बैल मुझे मार। इंटरव्यू से पहले जेल जाना पड़ रहा है। पीसीएस अधिकारी, ये वाला उत्तर तो इजी जाना चाहिए आपको। इसको ट्राई करिए, फिर अगले वाले को भी थोड़ा हल्का फुल्का ट्राई करिएगा। अभी हम कल भी इस टाइप के 2-3 सवाल और लिखेंगे। 2-3 सवालों के बाद आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें ऐसी चीजें होती है। जैसे अभी आज आपको पता चला कि पहलू हम क्या क्या बता सकते हैं, विकल्प उसके क्यों चुन नहीं रहे, क्यों चुन रहे, इन चीजों की ओर ध्यान देना। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।